सभी को राम राम। आज ये क्लास मॉर्निंग में नहीं आ पाई थी, तो इस समय ये शाम को आ रही है क्लास। और ये क्लास आपकी इंडियन ज्योग्राफी की चल रही है, जिसमें हम लोग परिणाम नोट्स की सीरीज को कंप्लीट कर रहे हैं। जो आपके स्पेशली घटनाचक्र पूर्वालोकन की जो बुक होती है, उसका लेटेस्ट एडिशन को हम लोगों ने हैंड रिटन शॉर्ट नोट्स में कन्वर्ट किया है और उसी की क्लास को हम लोग इसे कैरी ऑन कर रहे हैं। इसमें ऑलरेडी आप लोग अगर हमारे यूट्यूब के प्लेलिस्ट में जाएंगे ग्लैंस अकेडमी के लिए, तो वहां पर घटनाचक्र शॉर्ट नोट्स 2026 लिखा हुआ है। वहां पर इंडियन पॉलिटी 17 लेक्चर यानी 17 क्लास में कंप्लीट करा दिया है। इंडियन ज्योग्राफी भी लगभग 6-7 लेक्चर हो चुके हैं और 50% सिलेबस आपका कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए इसी कड़ी में आप देखेंगे 2026 और 2027 प्रीलिम्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये सीरीज है। चाहे फिर आप यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, बिहार पीसीएस की, एमपी पीसीएस, राजस्थान पीसीएस या अदर स्टेट पीसीएस, जैसे उत्तराखंड हो गया और छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, इन सभी में ये यूजफुल रहेगी। हमारी टीम लीडर जो है कि निशु मैम और शरद सर हैं, जो कि मैं खुद हूं यहाँ पर। और आप इस नोट्स की पूरी इंक्वायरी आप इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू कर सकते हैं। वहां पर आपको पेमेंट का प्रोसेस और पीडीएफ का प्रोसेस आपको मिल जाएगा। और यहाँ पर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे और भी एक्स्ट्रा अपडेट आपको मिल जाएगी। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज की इस क्लास। लास्ट क्लास में हम लोगों ने प्राकृतिक आपदाओं को पढ़ा था और इसके बाद हमें मिट्टियां पढ़नी थी, यानी कि सॉइल्स ऑफ इंडिया। तो भारत की जो मिट्टियां हैं, जैसे मुख्य रूप से काली मिट्टी हो गई, दोमट मिट्टी हो गई, जलोढ़ मिट्टी हो गई, बलुई मिट्टी हो गई, इन सभी मिट्टियों से एक ना एक प्रश्न आपको हर साल एक एग्जाम में देखने को मिल जाता है आपके स्टेट पीसीएस में। तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे काली मिट्टी की। ठीक है, काली मिट्टी के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी वो सारा हम लोग देखेंगे। यहाँ पर आप इंडिया का, साउथ इंडिया का एक छोटा सा मैप देख पा रहे होंगे, जिसमें आप स्पेशली इस वाले रीजन को, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रायद्वीपीय पठार भी कह देते हैं, दक्कन का ट्रैप भी कह देते हैं, यहीं पर सबसे ज्यादा इस काली मृदा का विस्तार देखने को मिल रहा है। देख लेते हैं, यह मृदा दक्कन ट्रैप के ऊपरी भागों में विशेष रूप से महाराष्ट्र हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, गुजरात, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में पाई जाती है। तो एक लैंडमार्क प्रश्न आपसे मैं पूछता हूं या फिर आपको बताता हूं, आप साउथ इंडिया के जितने भी स्टेट होते हैं मुख्यतः, उसमें आप महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना हो गया, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, इन सभी रीजन्स को ज्यादातर काउंट करते हैं। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए काली मृदा का विकास, तो आप देखोगे ये वाला रीजन जो स्पेशली होता है ना, ये काफी कुछ हद तक खाली होता है। मतलब यहाँ पे आपको गुजरात मिलेगा, यहाँ महाराष्ट्र मिल जाएगा, यहाँ पे आपको कर्नाटक मिल जाएगा, और इसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पर तेलंगाना मिलेगा, यहाँ पर आंध्र प्रदेश का रीजन, और ये वाला एरिया जो आपको देखने को मिला ये एमपी का रीजन मिल रहा है। तो इन क्षेत्रों में मुख्य रूप से पाई जाती है। अगर आपसे कहा जाए कि क्या तमिलनाडु में भी पाई जाती है, तो देखो बहुत कम मात्रा में मिलती है, इसीलिए तमिलनाडु को काउंट नहीं किया जाता है। क्लियर हो गए? तो ये याद रखना, खासकर मध्य प्रदेश, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के दिमाग में आएगा कि सर मध्य प्रदेश तो पूरे पूरे एक मध्य भारत में है और वहां पे प्रायद्वीपीय क्षेत्र का विस्तार बहुत कम है, तो क्या वहां काली मृदा मिलेगी? जी हाँ, बिल्कुल मिलेगी काली मृदा, और ऐसे ही प्रश्न आपको एग्जामिनर देता है। आगे बात करते हैं कि इस मृदा का जो निर्माण है वो कैसे हुआ है। देखिए, ये जो प्रायद्वीपीय पठार की जो मृदा बनी है ना, इसमें मुख्य रूप से काली मृदा का जो निर्माण हुआ है ये बेसाल्ट की चट्टानों से बना है। बेसाल्ट क्या है सर? बेसाल्ट आपकी ज्वालामुखी की प्रक्रिया से बनने वाली चट्टानी संरचना है, जो एक आग्नेय संरचना है जो कि मृदा के ऊपर दिख रही है। ज्वालामुखी प्रक्रिया दो तरीके की होती है, वर्ल्ड ज्योग्राफी में हम लोग पढ़ेंगे, इंडियन ज्योग्राफी के बाद जब भी हम शुरू करेंगे तो उसमें क्या होता है, एक होता है ज्वालामुखी विस्फोटक प्रक्रिया, जिसमें क्या होता है बहुत तेजी से ज्वालामुखी धरती को फाड़ते हुए ऊपर आता है और जल्दी से सूख जाता है, क्योंकि उसमें गाढ़ापन बहुत होता है, इसलिए वो एक पर्वतनुमा तैयार हो जाता है। लेकिन वहीं पे एक ज्वालामुखी की शांत दरार प्रकार की प्रक्रिया होती है, मतलब धीरे धीरे जो है कि ज्वालामुखी बाहर आता है और वो इस तरीके से कुछ फैल जाता है जमीन पर फैल के क्या करता है, वो एक परत का निर्माण कर देता है। तो इसी को बेसाल्टिक चट्टान भी हम लोग कह देते हैं। तो इसका निर्माण बेसाल्ट लावा के अपक्षय से हुआ है। अपक्षय का मतलब क्या हो गया? जब उसमें धीरे धीरे क्षरण होता गया और मृदा का विकास होता गया, और ये बेसाल्ट लावा कहीं ना कहीं ज्वालामुखी की जो शांत दरार प्रकार की मृदा होती है उससे इसका निर्माण हुआ है। इसके अन्य नाम भी हैं, जैसे काली मृदा कोई हम रेगुर मृदा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ब्लैक सॉइल को हम रेगुर सॉइल भी कह देते हैं। कपासी मृदा तो इजीली आप समझ जाओगे कि भैया काली मृदा में कपास की खेती सबसे बेहतर होती है, इसीलिए इसको कपासी मृदा कह देते हैं। लेकिन एक और वर्ड है जो कि क्लाइमेटिक रीजन के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट किया गया, वर्ल्ड मैप के अकॉर्डिंग, उष्ण कटिबंधी चेरनोजेम।
उष्ण कटिबंधीय क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि आप अगर यहाँ पर देखोगे तो आपको पता है कि विश्व के स्तर पे ये आपकी 0 डिग्री जा रही है और ये आपकी भारत की 8 डिग्री जा रही है, जहां से शुरुआत होती है और लगभग यहाँ के आसपास कर्क रेखा जाती है जो आपकी 23.5 डिग्री नॉर्थ होती है और यहाँ कहीं पे 30 डिग्री जाती है। तो इसके रीजन का जो पार्ट होता है ये वाला, ये पूरा रीजन आपका उष्ण कटिबंधीय रीजन माना जाता है। तो इस उष्ण कटिबंधीय रीजन में जितने भी देशों में मृदा का विकास होता है उन्हें सामान्यतः चेरनोजेम कहा जाता है, उष्ण कटिबंधीय चेरनोजेम। तो हमारी ये जो मृदा है सामान्यतः ब्लैक सॉइल का विस्तार ज्यादा है। वैसे तो आपको यहाँ पे लेटराइट मृदा भी मिलेगी, लाल मृदा भी मिलेगी, ठीक है। तो आप कहोगे सर क्या उसे भी हम चेरनोजेम कहेंगे? अगर देखा जाए तो उसे भी कहा जा सकता है चेरनोजेम, लेकिन भारत में मुख्यतः इसका विस्तार ही ज्यादा होता है दक्षिण भारत में, इसीलिए हम इसको कपासी मृदा, रेगुर मृदा, ब्लैक सॉइल, साथ ही साथ उष्ण कटिबंधीय चेरनोजेम या ट्रॉपिकल चेरनोजेम सॉइल भी कहते हैं। तो ये चीज आपको याद रखनी है, उष्ण कटिबंधीय चेरनोजेम। अब जब एग्जामिनर आपसे पूछेगा चेरनोजेम के बारे में तो आपको पता रहना चाहिए, ठीक है। इस मृदा में क्या क्या मिल सकता है, ये भी कई बार प्रश्न बनता है ना कि भाई इस मृदा में किस प्रकार के खनिज या पोषक तत्व मिलते हैं। तो देखिए सबसे पहले इस मृदा में लोहा मिलता है, लोहा एक धात्विक खनिज हो जाता है, चूना भी मिलता है, पोटाश मिलता है, कैल्शियम मिलता है, एल्यूमिनियम मिलता है, मैग्नीशियम मिलता है, कार्बोनेट की अधिकता मतलब मैग्नीशियम कार्बोनेट की अधिकता पाई जाती है। जबकि ऐसी मृदाओं में नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है। देखिए सामान्यतः क्या होता है कि ह्यूमस जितना अधिक होता है ना उतनी ही वो मृदा काले रंग में दिखाई देती है। तो आपको लगेगा कि सर यहाँ पर तो ब्लैक सॉइल है, काली मृदा है, तो यहाँ पर ह्यूमस ज्यादा होना चाहिए, तो ऐसा नहीं है। एक कॉमन सा फैक्टर मैं आपको याद करने के लिए बताता हूँ कि भारत की 90% जो मृदाएं हैं, चाहे वो बलुई मृदा हो, दोमट मृदा हो, लेटराइट मृदा हो या जलोढ़क मृदा हो या काली मृदा हो, इनमें ह्यूमस की मात्रा बहुत कम पाई जाती है। 90% मृदाएं भारत की ऐसी हैं। तो जब भी आपसे एग्जामिनर पूछे कि क्या ऐसी मृदाओं में नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की मात्रा पाई जाती है, तो आपको कहना है नहीं। वैसे तो भारत की जितनी भी प्रकार की मृदाएं हैं उनमें सबसे ज्यादा नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी पाई जाती है, फास्फोरस की भी कमी पाई जाती है, लेकिन फास्फोरस मुख्यतः चट्टानी संरचना में पाई जाती है और चट्टानी संरचना का जब अवसादीकरण होता है नदियों के द्वारा तो इसमें थोड़ी बहुत इसकी मात्रा पाई जाती है। इसीलिए आप जलोढ़क मृदा को देखोगे जो उत्तरी भारत के मैदान में विस्तृत हुई है गंगा यमुना का दोआब वाले में, वहां पे फास्फोरस की मात्रा ठीक ठाक मिल जाती है क्योंकि वो चट्टानी संरचनाओं का क्षरण कर रही होती हैं, अवसादी चट्टानों का, और अवसादी चट्टानों में फास्फोरस सबसे ज्यादा स्टोर रहती है। अदरवाइज जितनी भी मृदाएं हैं उन सभी में नाइट्रोजन, ह्यूमस, फास्फोरस इन तीनों की कमी देखने को मिलती है। तो काली मृदा में किसकी कमी हो जाएगी? नाइट्रोजन की हो जाएगी, फास्फोरस की हो जाएगी, ह्यूमस की कमी हो जाएगी। तो विशेषता क्या है, किसकी अधिकता होगी? सर लोहे की होगी, चूने की होगी, पोटाश की होगी, कैल्शियम की होगी, एल्यूमिनियम की होगी, मैग्नीशियम कार्बोनेट की होगी। तो सर इसका रंग काला ह्यूमस की वजह से नहीं है क्या? नहीं, इसका रंग काला ह्यूमस की वजह से नहीं है, बल्कि इसमें एक पोषक तत्व पाया जाता है टिटैनीफेरस करके उसका नाम होता है, जिसका पूरा नाम होता है टिटैनीफेरस मैग्नेटाइट। उसकी अवस्था इसे काला बनाती है। और बात करते हैं मृदा की जल धारण क्षमता कैसी है, तो इसकी जल धारण क्षमता अधिक होती है। तो आगे बात करते हैं हम लोग। देखो अब यहाँ पर एक प्रश्न और बन जाता है कि क्या इस मृदा में जल धारण की क्षमता होती है कि नहीं होती है। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जल धारण क्षमता किससे संबंधित होती है। देखो जब बेसिक बात आप समझ जाओगे ना, बेसिक पॉइंट समझ जाओगे, तो आप सॉल्व करना आसान समझ लेते हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो जल धारण क्षमता उसी मृदा की अच्छी होगी जिस मृदा के कण बहुत आपस में छोटे छोटे और बहुत आपस में चिपके हुए होंगे, बहुत ही ज्यादा नजदीक नजदीक होंगे। और ऐसी अवस्था में जैसे मैं यहाँ पे डायग्राम बना रहा हूँ एक छोटा सा, तो यहाँ पे जब भी पानी आएगा ना तो वो यहीं पे आके ठहर जाएगा। चलो मैं इसको जो है कि थोड़ा सा ऐसे करता हूँ, कलर चेंज करके। देखो यहाँ से पानी आएगा ना तो ये क्या होगा, यहीं पे ठहर जाएगा। जैसे बारिश का पानी हुआ, चाहे ऊपर से जो भी पानी दोगे वो ठहर जाएगा, और यही हो गई इसकी जल धारण क्षमता। अगर इसी के अपोज में मैं दूसरा बना दूं, एक बलुई मिट्टी बना दूं जिसके कण बड़े बड़े हों और दूर दूर हो, जिसमें जो है कि आपस में कोई चिपकने वाली जो पोरोसिटी है वो सब अलग अलग रहे, तो यहाँ पर जब भी आप पानी दोगे ना तो कुछ कण तो यहाँ पे रुक जाएंगे, कुछ पानी तो यहाँ पे रुक जाएगा, लेकिन मैक्सिमम पानी क्या होगा, नीचे निकल जाएगा। मैक्सिमम पानी नीचे निकल जाएगा, और इसीलिए आप नदियों के पास देखते हो तो नदी का पानी जो रेत होती है उसके नीचे निकल जाता है। तो यहाँ पर जो आपसे प्रश्न पूछा है तो आप कहोगे इस मृदा की जल धारण क्षमता अधिक होती है, और इसी वजह से जब ये भीग जाती है तो ठोस लगती है, और जब चिपचिपी और सूखने पर दरार युक्त हो जाती है।
मतलब भीगने पर ये ठोस हो जाती है, हार्ड हो जाती है और चिपचिपी सी हो जाती है। लेकिन जैसे ये सूखती है, यानी इसका सारा का सारा जो पानी होता है ना, वो असल में ऊपर के ही कणों में छिपा होता है, ऊपर ही रहता है पानी, और जब वाष्पीकरण से जब पानी चला जाता है, सारा खत्म हो जाता है, तो ये दरार युक्त हो जाती है। अर्थात ये स्वतः मृदा भी कहते हैं, स्वतः जुताई वाली मृदा, यानी कि सेल्फ प्लोइंग, अर्थात कि इसको जोतने की जरूरत नहीं पड़ती, ट्रैक्टर वगैरह से आराम से जुती हुई लगती है। और नमी युक्त मृदा होने से कम सिंचाई की आवश्यकता होती है, क्योंकि पानी स्टोर करके रखती है अपने पास, पानी नीचे तो जाने नहीं देती है, तो पानी अपने पास स्टोर कर लेती है, इसलिए इसको सिंचाई की कम आवश्यकता होती है। और इस मृदा का जो रंग होता है काला, वो टिटैनी फेरस मैग्नेटाइट एवं जीवाश्म उपस्थिति से होता है। तो जीवाश्म होता है, हालांकि बहुत कम होता है, लेकिन मेनली टिटैनी फेरस मैग्नेटाइट की अवस्था की वजह से इसका रंग काला होता है। और इसका विस्तार भारत के 16.6% भूभाग पर पाया जाता है। तो ये काली मृदा से समेत कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके कवर हो गए। अब दिमाग में आएगा कि सर हमें एक बार फसल भी बता देते हैं कि कौन कौन सी फसलें स्पेशली उगाई जाती हैं। तो जब हम फसल वाला चैप्टर पढ़ेंगे ज्योग्राफी में लास्ट के जो 3-4 लेक्चर के बाद, तो वहां पर हम इसको कवर कर लेंगे, ठीक है। अभी केवल हम बेसिक मृदा को पढ़ रहे हैं। और यहाँ पे जब पूछेगा अगर आपसे मालवा पठार की प्रमुख मिट्टी कौन सी है, तो वो भी आपकी काली मिट्टी। और मालवा का जो विस्तार है मुख्य रूप से गुजरात हो गया, राजस्थान भी थोड़ा बहुत हो जाता है, लेकिन एमपी वगैरह के जो रीजन में वहां पर विस्तार है। तो देखो अरावली के नीचे पाया जाता है मालवा, विंध्यन के जो है कि बाएं साइड में पाया जाता है। तो ये घिरा हुआ हिस्सा है, जिसको मैंने पहली तीसरी या चौथी लेक्चर में बताया था। तो वहां की प्रमुख मिट्टी भी काली मिट्टी ही है। यहां तक बात क्लियर होगी। अब आते हैं लेटेराइट मृदा। लेटेराइट मृदा देखो उन क्षेत्रों में होती है जहां पर तापमान अधिक होने की वजह से वर्षा अधिक होती है। इसकी सबसे एक इंपॉर्टेंट खासियत है कि रेन अधिक होनी चाहिए। आप मैप में अगर आप देखोगे तो आपको पता है ये पूरा रेंज क्या होता है, पश्चिमी घाट होता है, दक्षिण पश्चिम मानसून से क्या होती है, सबसे अधिक वर्षा यहाँ पे प्राप्त होती है। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, निछालन की प्रोसेस होती है, लीचिंग वाली प्रोसेस होती है, यानी जितने भी पोषक तत्व होते हैं वो बरसात की वजह से या पानी की वजह से मृदा के निचली सतहों में चली जाती है, और इसलिए ऐसे क्षेत्रों में पोषक तत्व की कमी देखने को मिलती है। तो यहाँ पर ज्यादा फसल का उत्पादन हो नहीं पाता है। यहाँ पे जो मृदा का विस्तार होता है, निर्माण होता है, उसे हम लेटेराइट मृदा कहते हैं। और यहाँ पर आप देख रहे हो पश्चिमी घाट के रीजन में, थोड़ा सा यहाँ पे देखो तमिलनाडु वाले रीजन में जो आपके नवंबर दिसंबर बरसात होती है। फिर यहाँ पे आप देखो मेघालय वाले रीजन में, क्योंकि यहाँ पे मौसिनराम चेरापूंजी वाला रीजन होता है। और जब यही मानसून रिटर्न होता है इस तरफ जो है कि बिहार पश्चिम बंगाल उड़ीसा वाले रीजन में, चक्रवात वाले रीजन से, तो यहाँ पर भी इसका विस्तार होता है। तो कुछ ऐसे क्षेत्रों में जहां पे बरसात ज्यादा होती है, ये इसकी कुछ कीवर्ड्स है। तो लेटेराइट मृदा का विस्तार आपने देखा। देखो इसी तरीके से नोट्स मैंने बनाए हैं और मैं समझा रहा हूं तो और आपको बेहतर समझ में आ रहा होगा। अगर आप इस नोट्स के साथ क्लास को देख लेते ना, तो आपको यकीन मानिए बुक देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब जैसे यहां पर देखो, इसका विकास उच्च तापमान और भारी वर्षा के क्षेत्रों में होता है। यहाँ पे हाई टेम्परेचर वहीं पर तो होगा। देखो इन सभी क्षेत्रों में अगर हम देखें, जहां जहां भी हाई टेम्परेचर होगा तो उससे क्या बनेगा, लो प्रेशर बनेगा। लो प्रेशर क्या करेगा, अपनी ओर हवाओं को आकर्षित करेगा और फिर वो बरसात कराएगी। तो लो प्रेशर के लिए जरूरी क्या है कि भैया हमारे पास क्या होना चाहिए, हाई टेम्परेचर होना चाहिए गुरुजी। तो हाई टेम्परेचर जब रहेगा तभी जो है कि इसके बाद आप आगे की चीज को कर सकते हैं। तो इसीलिए इसमें लिखा है कि हाई टेम्परेचर और भारी वर्षा के क्षेत्रों में होता है। भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में अपक्षालन यानी लीचिंग से ये निर्मित होती है। और लीचिंग क्या होती है, लीचिंग सामान्यतः जब बहुत तेज बारिश होती है, मृदा पर गिरती है, तो बारिश के कणों के साथ मृदा के जो पोषक तत्व होते हैं वो उस बरसात के पानी में घुलकर नीचे की परतों में चले जाते हैं, और जिससे मृदा क्या होती है, एक तरीके से पोषक से विमुक्त हो जाती है, पोषक तत्व उसमें बचते ही नहीं है। ऐसी ही मृदा को हम लेटराइट मृदा कहते हैं, जिसमें पूर्वी तमिलनाडु का हिस्सा आ जाएगा, ओडिशा का हिस्सा है, छोटा नागपुर पठार है, मेघालय का उत्तरी भाग है, पश्चिमी घाट के पर्वतीय क्षेत्र हैं। यही तो मैंने आपको बताया। आप देखो ये वाला जो है कि छोटा नागपुर का रीजन भी हो जाएगा, ओडिशा भी हो जाएगा, पश्चिमी घाट हो जाएगा, तमिलनाडु का रीजन आ जाएगा, मेघालय का रीजन आ जाएगा। ये सभी वो रीजन है जहां पे सबसे अधिक बारिश देखने को। उम्मीद है चीजें जिस तरीके से मैं समझा रहा हूं बहुत बेहतर तरीके से समझ में आ रही होगी। इसमें एक चीज और एक्स्ट्रा मिलती है, इसमें लौह ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड की प्रचुरता होती है। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरिक अम्ल, पोटाश, चूना और कार्बनिक तत्वों की कमी पाई जाती है। फिर से समझो, देखो नाइट्रोजन की कमी हो गई, फास्फोरिक एसिड की कमी हो गई या फास्फोरस की कमी हो गई, साथ ही साथ यहाँ पर जो है कि ह्यूमस की भी कमी है, क्योंकि कार्बनिक तत्व को हम ह्यूमस भी कह सकते हैं, जीवाश्म भी कह सकते हैं, कार्बनिक पदार्थ भी कह सकते हैं, अलग अलग नामों से जानते हैं। लेकिन यहाँ पे पोटास और चूना की भी कमी देखने को मिलती, जबकि यही हमने जब ब्लैक सॉइल पढ़ी थी तो उसमें में चूना और पोटास की अधिकता देखने को मिली थी ब्लैक सॉइल में। यहाँ पर आपको पोटास और चूने की कमी देखने को मिली, लेकिन नाइट्रोजन, फास्फोरस, ह्यूमस की कमी तो दिखी थी। बिल्कुल सेम कंपैरिजन करा रहा हूं मैं। लेकिन यहाँ पे लोहे के ऑक्साइड और एल्यूमिनियम के ऑक्साइड ज्यादा मिलते हैं, प्रचुर मात्रा में मिलते हैं। तो ये याद रखना है आपको। सर्वाधिक विस्तार इसका
केरल वाले क्षेत्र में है, मालाबार तटीय प्रदेश में, और उसके बाद महाराष्ट्र में इसका विस्तार देखने को मिलता है, क्योंकि केरल वाला जो तट होता है मालाबार, सबसे अधिक वर्षा जनरली वहीं से शुरू होती है दक्षिण पश्चिम मानसून में। प्रमुख फसल के रूप में यहाँ पर हम कपास को उत्पादित कर सकते हैं, चावल हो गया, रागी हो गया, गन्ना, दाल, चाय, कहवा, काजू, टैपियोका, टैपियोका भी एक काजू की प्रजाति होती है। तो इन सभी फसलों को हम यहाँ पर उगाते हैं, ठीक है। और लैटराइट मृदा का जो रंग होता है ना, मुख्य रूप से वो लाल रंग भी होता है। तो यहाँ पर ये लोहे की ऑक्साइड के कारण ही होता है, और लौह अधिकता के कारण ही ये मृदा कैसे हो जाती है, अनुर्वर हो जाती है। एक तो ये भी कारण होता है लौह अधिकता की वजह से भी, और दूसरा एक कारण होता है कि भैया जितने भी प्रोसेस, जो लीचिंग प्रोसेस हुआ, उसमें सारी की सारी पोषक तत्व मृदा के नीचे चले गए। मृदा की प्रमुख विशेषता, सूखा होने पर ईंट के समान कठोर हो जाती है, और भीगने पर यह मुलायम और फिसलने वाली हो जाती है। तो ऐसी मृदा स्लिपी ज्यादा हो जाती है। जबकि काली मृदा क्या थी कि भीगने पर ठोस, चिपचिपी हो जाती थी और ठोस हो जाती थी, लेकिन जैसे वो सूखती थी तो उसके बाद वो कैसी हो जाती थी, सूखने पर दरार युक्त हो जाती थी। और यह आर्द्र अपक्षालित प्रदेशों की मिट्टियां हैं। आर्द्र अपक्षालित का मतलब क्या होता है, देखो आर्द्र का मतलब होता है जहां पे नमी युक्त वर्षा होती है। तो भैया वर्षा वहीं होगी जहां पे नमी अपनी हवाएं छोड़ेंगी, तो यानी बरसात वाले रीजन में। और अपक्षालित का मतलब जहां पे लीचिंग का प्रोसेस होगा। तो ये वही रीजन है जहां पर वर्षा देखने को आपको मिलती है। तो ये एक बेहतर पैटर्न होता है सीखने का। तीसरी मृदा है दोमट। देखो पिछले बार भी हमने जो नोट्स बनाए थे ना, उसमें भी कुछ कुछ चीजें मिसिंग थी, इसलिए उनको अपडेट करते हुए बहुत सारी चीजें हमने सही करके बनाई हैं। क्योंकि होता ना, जैसे जैसे आपके फीडबैक आते रहे, जैसे जैसे आपने हमारे पॉइंट को आइडेंटिफाई किया कि सर इसमें ये चीजें जो है कि और अच्छी हो सकती थी, इसके डायग्राम को और बेहतर किया जा सकता था, या ये पॉइंट सर मिसिंग है, तो हमने उन सभी प्रॉब्लम्स को कंसीडर किया और उसको नोटिफाई करते हुए उसको अपडेट करने के प्रोसेस में उसको और भी सारी चीजों को सही किया है, ताकि प्रेजेंटेशन जितना बेहतर होगा ना, उतना ही चीजें आसान रहेंगी आपको समझने के लिए। यकीन नहीं हो रहा तो आप 2023 वाले नोट्स की प्लेलिस्ट जाकर देखना, उसके थंबनेल भी अलग है, घटना चक्र नाम से ही है। आप वहां पर जाके देखो और इस क्लास को देखो, जमीन आसमान का अंतर देखने को मिलेगा। क्योंकि बहुत सारे बच्चे कहते सर क्या ये पुराने नोट्स हैं क्या, तो मैं कह रहा हूं नहीं भाई, पुराने नोट्स हमारे इस तरीके के ऑफिशियल पेपर पे नहीं लिखे जाते थे, जो हमने कॉपीराइट कराया इस बार पेपर को, इन सब चीजों की वहां पे मिसिंग था। लेकिन अब आपको ये सारी चीजें देखने को मिल रही हैं, जो थोड़ा प्रोफेशनल भी लगता है देखने में, और आपकी चीजों को भी अपडेट हमने किया है। आगे देखते हैं, जलोढ़ मृदा सर्वाधिक उपजाऊ मृदा है। क्यों कहा जाता है? जलोढ़ मृदा का मतलब होता है, दोमट या जलोढ़ दोनों एक ही नाम होते हैं। जलोढ़ का मतलब होता है जो जल को ओढ़ने वाली मृदा। अब कहोगे सर यहाँ पे क्या साड़ी पहनने की बात हो रही है, चुनरी ओढ़ने की बात हो रही है? नहीं जी, जल के द्वारा जो अपर्दन किया जाता है, जो तटीय क्षेत्रों तक बहाकर जो अवसाद लाए जाते हैं, उनकी जमाव के कारण जो मृदा बनती है उसे ही हम जलोढ़क मृदा कहते हैं। अब जैसे अवसादी चट्टान हो गई, आग्नेय चट्टानें हो गई, रूपांतरित चट्टानें हो गई, जल, हवा, पानी, ये सब क्या करती हैं, धीरे धीरे दरारों को काटती रहती हैं और एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाती रहती है। पानी के साथ इनका बहाव चलता रहता है, और जहां भी ये भारी कण के रूप में होते हैं वहीं पर ये जमने लगते हैं, वहीं पे मृदा का निर्माण होना शुरू हो जाता है। तो इन जल के माध्यम से बहुत सारे पोषक तत्व बहते हुए आते हैं, बहुत सारे जो है कि मिनरल्स बहते हुए आते हैं, और इनके साथ मृदा में ये एब्जॉर्ब होते जाते हैं, और इसीलिए मृदा जो है कि क्या होती है, खनिज से युक्त होती है, भरपूर होती है और उर्वरक होती है, इसलिए ये सबसे ज्यादा उपजाऊ मृदा मानी जाती है। आपको अगर यकीन नहीं हो रहा तो आप इमेजिन करके देख लो, वैसे तो मैंने मैप में थोड़ा प्रयास किया है। इस रीजन से आपका गेहूं, हरियाणा पंजाब से गेहूं वगैरह, उत्तर प्रदेश से आपका गेहूं, चावल, पश्चिम बंगाल से चावल, बिहार, झारखंड, इन सभी रीजन में यही सारी फसलें उत्पादित होती है। मोटे अनाज का ये पूरा बेल्ट है, राजस्थान, एमपी, गुजरात का। तो ये कैसे पॉसिबल हो पा रहा है? क्योंकि ये इन्हीं की वजह से पॉसिबल हो रहा है। आइए समझते हैं। देखो, यह नदियों द्वारा लाई गई मृदा है, नदियों के द्वारा लाई गई मृदा, क्योंकि जो ये नदियों का बहाव होता है, यहाँ पर जो है कि गंगा नदी का बहाव है, यहाँ पे यमुना नदी का बहाव, यहाँ पे साबरमती नदी का बहाव, यहाँ पे सतलज का बहाव है, यहाँ ब्यास का बहाव है, यहाँ चिनाब का बहाव है। तो इन सभी नदियों के द्वारा जो है कि इसका बहाव किया गया, नदियों द्वारा लाई गई मृदा होती है। और भारत के सबसे अधिक 45.6 यानी कि लगभग 46% भूभाग पर इसका विस्तार है, जो 15 लाख किलोमीटर स्क्वायर कहलाता है, और सबसे अधिक विस्तार इसी का होता है। कुछ इन क्षेत्रों में भी आप देखोगे, यहां पर ही क्यों विस्तार हो रहा है, पश्चिमी घाट पे क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि इन क्षेत्रों में लाने वाली जो नदियां हैं मुख्य रूप से, जैसे यहां पे गोदावरी नदी आती है, डेल्टा बनाती है, पूरा जो है कि अवसाद इकट्ठा कर देती है। कृष्णा नदी आती है यहाँ पे, तुंगभद्रा नदी है, फिर कावेरी नदी आती है, पेन्नार नदियां आती हैं, ये सभी यहाँ पे बड़े बड़े डेल्टा बनाती हैं। इधर जो है कि आपकी महानदी आती है, सुवर्णरेखा नदी आती है, गंगा यमुना आती है। तो इन सभी नदियों के द्वारा ये डेल्टा का निर्माण किया था, अवसादों को जो है कि एकत्रित
एकत्रित कर दिया था और इस वजह से भी इस बेल्ट में पूरी नदियों का विस्तार है। यहाँ पे आप देखो ब्रह्मपुत्रा रीजन में भी जो है कि देखने को मिलता है। तो यही वो कारण है कि नदियों द्वारा लाई जाती है और इसमें जो सबसे अधिक पाया जाता है वो होता है पोटास, फास्फोरिक एसिड, चूना और जैव पदार्थों की प्रचुरता होती है, किंतु नाइट्रोजन एवं ह्यूमस की कमी होती है। मैंने आपको जब ब्लैक सॉइल पढ़ा रहा था तो वहां पर मैंने कहा था कि फास्फोरिक एसिड मुख्यतः अवसादी चट्टानों में संरक्षित होता है, अवसादी चट्टानों में स्टोर होता है, लेकिन जब जल और वायु के द्वारा ज्यादातर अवसादी चट्टानों का जब क्षरण किया जाता है तो उनमें पोषक तत्व के रूप में फास्फोरस भी सामने मिलकर आता है और मृदा में स्टोर हो जाता है। इसीलिए जलोढ़क मृदा या दोमट मृदा में फास्फोरिक एसिड देखने को मिलेगा प्रचुर मात्रा में। ब्लैक सॉइल में नहीं था, लेटराइट सॉइल में नहीं है, तीसरा हम लोग दोमट पढ़ रहे हैं, यहां पर देखने को मिल गया क्योंकि फास्फोरिक यहां पर मिलता है। तो ये याद रख लेना, ठीक है। और बाकी आप देखोगे थोड़ा बहुत जैव पदार्थ भी मिल रहा है यहाँ पे, क्योंकि भैया नदियां जब बहा कर ला रही हैं तो अपने रास्ते में पड़ने वाले पेड़ पौधे, जंगलों के पेड़ पौधे जो हैं, इन सभी को भी तो गिराते हुए लेके आ रही हैं। तो इनमें भी तो जो जैविक पदार्थ हैं पेड़ पौधों के, वो सब भी शामिल होते चले जाते हैं, लेकिन ह्यूमस की कमी होती है। अब यहाँ पर आप कहोगे सर अभी तो आपने कहा कार्बनिक पदार्थ, जैव पदार्थ, ह्यूमस लगभग एक है। बिल्कुल लगभग एक है, लेकिन अगर जब वर्ड आ जाए ह्यूमस तो ह्यूमस के तौर पर आप कह देना कि इसकी कमी होती है। प्रमुख फसलें आपको पता ही है, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, झारखंड, इन सभी रीजन में चावल, गेहूं, गन्ना, जूट, कपास, मक्का, तिलहन, फल, साग सब्जियां, इन सब की खेती होती है। अब सर कपास कैसे हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। कपास यहाँ थोड़ा एमपी में होता है, गुजरात में होता है, यहाँ पर देखने को मिलता है। मक्का, तिलहन, फल, इन सभी की खेती होती है। आपका ये बेल्ट देखो, ये बेल्ट सबसे ज्यादा फेमस है चावल के लिए, गेहूं के लिए, गन्ने के लिए, जूट के लिए। तो ये एक बेल्ट है पूरी, जो पूरा इसी में उत्पादित हो रहा है। मजा आ रहा है ना आपको चीजें पढ़ने में? तैयार हो रही है कि नहीं? आराम से रटना भी नहीं पड़ रहा, बस समझ समझ के आप तैयार करते जा रहे हो। इसमें मुख्यतः 40% बालू के कण होते हैं, 40% आपकी क्ले होती है जिसे हम लोग जो है कि मृत्तिका कहते हैं, और 20% गाद होती है और इनका मिश्रण होता है। इसीलिए इसकी जल धारण क्षमता सबसे कम होती है, क्योंकि ये रवे इसके भारी होते हैं। क्यों? क्योंकि इस मृदा में 40% बालू के कण है और जो मोटे मोटे होते हैं, जो बाकी मिट्टियों के कण जो होते हैं उनको चिपकने भी नहीं देते हैं, इसीलिए इनकी जल धारण क्षमता क्या होती है? कम हो जाती है। और इसीलिए आप देखोगे बिहार और उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में अगर बाढ़ आती है तो इन्हीं क्षेत्रों में ज्यादातर हमें सूखा देखने को भी मिलता है, ठीक है, क्योंकि पानी स्टोर नहीं रह पाता है। और इसीलिए एक और रीजन जरा मैं और आपको समझाता हूं आगे डिटेल में। आपने क्या पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले कि ब्लैक सॉइल में सर जल धारण क्षमता होती है, इसलिए वहां पे सिंचाई की कम आवश्यकता पड़ती है, नमी युक्त मृदा होती है। तो आप देखोगे इन क्षेत्रों में जो है कि पहले से ही जहां पे कपासी मृदा का विस्तार है, यहाँ पे प्रायद्वीपीय पठार है, यहाँ पे जो है कि सिंचाई के साधन बहुत सीमित है। लेकिन क्या आप पंजाब में सिंचाई कम देखते हो? पंजाब में सिंचाई हो रही है, हरियाणा में सिंचाई हो रही है, उत्तर प्रदेश में सिंचाई हो रही है, बिहार में हो रही है, पश्चिम बंगाल में हो रही है, मध्य प्रदेश में हो रही है। इन सभी रीजन्स में सिंचाई क्यों हो रही है? क्योंकि इन सभी क्षेत्रों में जो बनने वाली मृदा है उसकी जल धारण क्षमता कम होती है और फसलों के लिए यहाँ पे सिंचाई करनी पड़ती है, इसीलिए यहाँ पे सिंचाई की मात्रा सबसे अधिक देखने को मिलती है। और यूपी के अंतर्गत लगभग 74% सिंचाई आपके नलकूप से होती है, जिसको हम लोग इंग्लिश में ट्यूबवेल बोलते हैं। पंजाब और हरियाणा की मृदाएं अल्कलाइन होती जा रही हैं, यानी यहाँ पे अम्लीयता बढ़ती जा रही है सिंचाई की वजह से। तो ये एक पूरा बेल्ट है जो मैंने आपको कंसाइज करके समझा दिया पूरे कॉन्सेप्ट के साथ। इसका विस्तार पंजाब से असम तक विशाल मैदानी भागों के साथ साथ, जैसे पंजाब, हरियाणा, फिर आपका उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, झारखंड हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, इधर असम हो गया, इस रीजन के साथ साथ नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदी घाटियों में भी है। और ये वही नदियां जो मैं देखो, नर्मदा नदी कुछ इधर बहेगी, ताप्ती नदी भी इधर बहते हुए आएगी, महानदी हो गई यहाँ पे, गोदावरी हो गई यहाँ पे, कृष्णा हो गई यहाँ पे, कावेरी हो गई यहाँ पे। इन सभी नदियों में विस्तार देखने को मिलता है। और आगे बात करते हैं, जलोढ़ मृदा के बारे में और पढ़ते हैं। इसीलिए देखो कल की क्लास में मैंने जलोढ़ मृदा नहीं पढ़ाया था, क्योंकि मतलब मृदा को ही नहीं पढ़ाया था। जब मृदा पढ़ने की बात रहेगी तो हम लोग एक साथ कवर करेंगे ताकि चीजें समझने में आसानी हो। जलोढ़ मृदा का अगर हम विभाजन करते हैं तो देखो 4 प्रकार से होता है वैसे तो, लेकिन इसमें 3 की हम बात करेंगे। एक होती है आपकी नवीन जलोढ़ मृदा, जिसको हम खादर कहते हैं, जिसमें बाढ़ युक्त और जलधारण क्षमता युक्त सदैव उर्वर होती है। अब जैसे अगर आप देखोगे बिहार की भूमि देखो, उत्तर प्रदेश की देखो, पश्चिम बंगाल में देखो, यहां पर बाढ़ आती रहती है, राइट, ठीक है, यहां पर बाढ़ आती रहती है। और बाढ़ की वजह से क्या होता है, यहां पर बाढ़ में कई सारे पोषक तत्व तो आते हैं जो इस मृदा में जाके जम जाते हैं और ये इसको उर्वरक बना देती है।
ठीक है, लेकिन वहीं पे प्राचीन जो जलोढ़ थी, जो पहले हजारों साल पहले रही होगी, वो बाढ़ मुक्त भूमि होती है और जो कि कम उर्वर होती है, क्योंकि अब उन क्षेत्रों में बाढ़ नहीं आती है। और भाबर का एक क्षेत्र पाता है, इसमें बड़े बड़े पत्थरों से युक्त जो है कि यहाँ पर पाई जाती है इस मृदा को भी। अब कहोगे सर ये थोड़ा सा समझा देते, तो पिछली क्लासेस में मैंने लेक्चर नंबर 1 या 2 में मैंने आपको बताया था, स्ट्रक्चर आपको याद होगा कि जहाँ पे मैंने बताया था नदियां जब पर्वतों से निकलती हैं तो कहाँ पे तराई वाले रीजन में, भाबर वाले रीजन में, जलोढ़ में और मतलब खादर में, बांगर में आती हैं। ठीक है, तो वहां पे आप देखोगे। चौथा मिट्टी होती है आपकी अम्लीय और क्षारीय मृदा। अब देखो अम्लीय मृदा और क्षारीय मृदा का निर्माण कैसे होता है, बेसिक बात बता देता हूं पहले। तो देखो, जब भी अगर पीएच मान 7 है किसी मृदा का तो वो उदासीन मृदा हो गई। अगर 7 से कम है तो अम्लीय मृदा होगी, 7 से अधिक है पीएच मान तो क्षारीय मृदा होगी। क्षारीय मृदा सामान्यतः उन क्षेत्रों में होती है जहां पे इवेपोरेशन ज्यादा होता है, यानी बरसात तो कम होती है, लेकिन जब वाष्पीकरण की प्रक्रिया बहुत तेजी से चलती है तो मृदा के नीचे जमा हुआ जो पानी होता है उसे ऊपर खींचने का प्रयास करते हैं ऐसे पेड़ पौधे वाष्पीकरण की क्रिया से। यहां पर क्षारीय मृदा का विस्तार होता है। देखो, मृदा का आवश्यक पीएच मान 6 से 7 के बीच होना चाहिए। बहुत अधिक क्षारीय भी हो जाएगी ना मृदा तो भी फसल उत्पादन अच्छा नहीं होगा। बहुत कम हो जाएगी पीएच मान यानी कि अम्लीय हो जाएगी तो भी अच्छा नहीं माना जाएगा। हालांकि 6 से 7 के मध्य अगर रहता है तो एक एवरेज माना जाता है। अम्लीय मृदा पीएच जब 7 से कम होने लगेगा, क्षारीय मृदा जब पीएच 7 से अधिक होने लगेगा। अत्यधिक तापमान और भारी वर्षा के साथ जब लीचिंग प्रोसेस होने लगता है तो अम्लीय मृदाओं का निर्माण होता है। कैसे होता है इसको मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको समझाने का प्रयास करता हूं। देखो, अगर मान के चलो ये मृदा का क्षेत्र मैंने बना दिया, ठीक है, ये मृदा का क्षेत्र बना दिया। अब इन मृदाओं में क्या होता है, अब इन मृदाओं में क्या होता है कि मान लो बहुत तेज बारिश हो रही है, रेन यहां पे मैंने लिख दिया बहुत तेज, ठीक है, बारिश बहुत तेज हो रही है। अब इन क्षेत्रों में क्या होता है, ये बारिश क्या करेंगी, इन मृदाओं के नीचे जो पोषक तत्व है ना, वो पोषक तत्व इन बारिश के माध्यम से जल में घुलकर क्या करेंगे, इन मृदाओं के नीचे चली जाएगी। किसके नीचे चली जाएगी, इन मृदाओं के नीचे। और नीचे जाने की वजह से क्या हो जाएगा, मृदा की ऊपरी परतों में पोषक तत्वों की कमी हो जाएगी और इसी को कहा जाता है फिर अम्लीय मृदाओं का निर्माण होना, क्योंकि लीचिंग की वजह से सारे पोषक तत्व नीचे चले गए तो ऊपर जो बचता है ना वो केवल और केवल क्या बचेगा, ऊपर के हिस्से में केवल अम्ल बचेगा, एसिड बचेगा और एसिड की वजह से वो मृदा अम्लीय हो जाएगी। इसकी सामान्यतः विशेषता आपको पंजाब और हरियाणा के क्षेत्र में देखने को मिलेगा। आप कहोगे सर क्या वहां पे बहुत तेज बारिश होती है, नहीं, लेकिन वहां पे सिंचाई तो बहुत होती है। सिंचाई अल्टीमेटली मृदा के ऊपर पानी के रूप में इकट्ठा हो रहा है ना, तो वही वो काम कर देता है। क्षारीय मृदा का विकास शुष्क और अर्ध शुष्क भागों में होता है जहां पे रेन बहुत कम होती है। और मैंने क्या बताया कि अम्लीय मृदा वहां होगी जहां भारी बारिश होती है और तापमान अधिक होता है। तो तापमान तो अधिक है लेकिन बरसात हो जा रही है तो इवेपोरेशन की प्रक्रिया नहीं हो पा रही है। लेकिन क्षारीय मृदा शुष्क क्यों है, क्योंकि टेम्परेचर तो पर्याप्त है, टेम्परेचर पर्याप्त है परंतु बारिश कम हो रही है, वाष्पीकरण ज्यादा हो रहा है। इस वजह से कैपिलरी प्रोसेस आपने पढ़ा होगा साइंस में कि किस तरीके से मिट्टी का तेल जो है कि कपड़ा डुबोने से नीचे से ऊपर की ओर आ जाता है, मोमबत्ती कैसे जलती रहती है, पानी के जो पोषक तत्व होते हैं वो कैसे मृदा के ऊपर बाहर पेड़ पौधों तक पहुंचते हैं। तो ये प्रक्रिया आपने पढ़ी होगी, ठीक है। तो टेम्परेचर अधिक होता है, वाष्पीकरण अधिक होता है, तब जाके क्षारीय मृदा होती है। लेकिन टेम्परेचर अधिक होने के साथ भारी वर्षा होगी तो आपको अम्लीय मृदा का निर्माण मिलेगा। तो ये बेसिक पैटर्न हो गया। अम्लीय मृदा को कृषि योग्य बनाने के लिए चूने का प्रयोग किया जाता है। अब जैसे मान लो कोई मृदा ऐसी है जिसकी एसिडिक वैल्यू बहुत ज्यादा हो गई, मतलब कि 2 पे आ गई, 1 पे आ गई, 1.5 पे चली गई, यानी वो मृदा इतनी अम्लीय हो गई है, एसिडिक हो गई है कि वहां पर कोई भी फसल उत्पादित नहीं हो पा रही है। तो भाई उसके पीएच मान को बढ़ाना होगा, 7 की तरफ लाना होगा, 5, 6, 7, 8 करना होगा, तो चूने का प्रयोग कर लेंगे हम, क्योंकि चूने की प्रकृति क्षारीय होती है। लेकिन अगर कोई मृदा क्षारीय है जिसका पीएच मान 7 से बहुत अधिक हो गया, 8, 9, 10, 11, 12 चला गया, तो उसको क्षारीय की तरफ लाएंगे, यानी कि 7 की तरफ लाएंगे, 8, 7, 6, 5 इस तरफ लाएंगे। तो यहां पर हम जिप्सम का प्रयोग करेंगे। तो समझ में आ गया कि अम्लीय मृदा को अगर हम क्षारीय बनाना चाहते हैं, यानी कृषि योग्य बनाना चाहते हैं तो चूने का प्रयोग करो। क्षारीय मृदा को अगर हम कृषि योग्य बनाना चाहते हैं तो जिप्सम का प्रयोग करेंगे। तो जिप्सम के प्रयोग से हम क्षारीयता कम कर रहे हैं, चूने के प्रयोग से अम्लीयता कम कर रहे हैं। ये भी प्रश्न डायरेक्ट बनते हैं। लवणीय मृदा में अम्ल की मृदा को ही हम एक तरीके से लवण की मृदा भी कह सकते हैं, जहां पे लवण पाए जाते हैं, NaCl नमक जो होता है। लवणीय मृदा में सोडियम एवं मैग्नीशियम की अधिकता होती है और सर्वाधिक लवणीय प्रभावी मृदा का क्षेत्र गुजरात में है। ध्यान देना। अब कहोगे सर हमने तो राजस्थान पढ़ा है, लूनी नदी पढ़ी है। नहीं भाई, आपने सांबर झील पढ़ी होगी, लूनी नदी पढ़ी होगी, कोई मैटर नहीं करता। लेकिन गुजरात का जो कच्छ वाला रीजन है ना, कच्छ का रण और भी जो साबरमती का जो प्रभाव होता है, लूनी का प्रभाव होता है, इन सभी रीजन्स में सबसे ज्यादा लवणीय
मृदा पाई जाती है। तो अगर प्रश्न आपसे पूछे कि लवणीय मृदा में क्या मिलेगा, सोडियम मिलेगा, क्योंकि NaCl नमक किसी से बनता है और नमक का सबसे बेसिक कंपोनेंट क्या है, सोडियम है। तो सोडियम मिलेगा, मैग्नीशियम मिलेगा, इनकी अधिकता होती है और सर्वाधिक लवणीय मृदा से प्रभावित क्षेत्र गुजरात में है। अगर आपसे पूछे क्षारीय मृदा, तो भैया क्षारीय मृदा ऐसे क्षेत्र में होगी जहां इवेपोरेशन बहुत ज्यादा हो रहा है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा है लेकिन बरसात नहीं होती है, तो ऐसा क्षेत्र उत्तर प्रदेश हो जाएगा। पंजाब में आपको देखने को मिलेगा कि सर बारिश नहीं हो रही है लेकिन वहां पे टेम्परेचर भी तो उतना अधिक नहीं होता है, वो जम्मू कश्मीर के नीचे ही तो है, तो ठंडा मौसम भी होता है, इसलिए टेम्परेचर उतना नहीं दिखता है। मृदा का लवणी भवन यानी कि सलाइन बिल्डिंग जिसे हम कहते हैं, अर्थात लवणता की बहुत अधिक मात्रा मृदा में एकत्रित सिंचित जल के वाष्पीकृत होने से बचे हुए नमक और खनिजों से उत्पन्न होता है और इसे मृदा अपारगम्य हो जाती है। मतलब क्या है, वही क्षेत्र है जैसे पंजाब वगैरह के क्षेत्रों में क्या होता है, बारिश तो नहीं होती लेकिन सिंचाई बहुत अधिक होती है और सिंचाई होने के बाद जो जल ऊपर ही ऊपर रह जाता है, जब इसका इवेपोरेशन होता है तो जल पूरा उड़ जाता है और पोषक तत्व भी इसमें खत्म हो जाते हैं, लेकिन बचता है केवल एसिड यानी अम्ल बचता है। तो नमक हो गया, खनिज से उत्पन्न हो जाता है और ये मृदा को अपारगम बन जाते हैं, क्योंकि मृदा के ऊपर एक सफेद सफेद जो है कि परत हो जाती है, जो छोटे छोटे महीन कण होते हैं जो नमक के ही होते हैं, अम्ल के होते हैं, और ये मृदा को पारगम में नहीं होने देती है। तो यहां तक तो उम्मीद है अच्छे समझ में आ गया होगा। आगे देखो, एक और प्रश्न आता है कि चाय के बागानों के लिए गहरी, अम्लीय और अच्छे जल निकासी वाली मिट्टी की आवश्यकता होती है। देखो, जल निकासी जमीन के नीचे भी हो सकती है, जमीन के ऊपर ढलान युक्त मृदा होती है, जैसे पहाड़ी क्षेत्र होते हैं, आप साउथ इंडिया में देख लो, ठीक है। प्रायद्वीपीय पठार क्या होते हैं, ऊपर से नीचे जाते हैं, पहाड़ी क्षेत्र की तरह होते हैं। फिर आप आसाम में देखो, पश्चिम बंगाल में देखो, दार्जिलिंग वगैरह रीजन, ये भी पहाड़ी क्षेत्र है। तो यहाँ से जब पानी ऊपर से नीचे चला जाता है, बहते हुए भी चला जाता है ढलान युक्त होने की वजह से, और कुछ मृदा के अंदर चला जाता है, जल निकासी अच्छी होती है वहाँ। साथ ही साथ जो इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी है कि आपने पढ़ा है कि सर अम्लीय और क्षारीय मृदा की बेहतर अपेक्षा होती है कि 6 से 7 पीएच मान वाली मृदा अच्छी होती है, लेकिन याद रखो चाय के बागानों के लिए स्पेशली अम्लीय मृदा की जरूरत होती है, क्षारीय नहीं, अम्लीय मृदा की जरूरत होती है। अब आते हैं हम 5वीं मृदा, लाल मिट्टी पढ़ेंगे, ठीक है। लाल मिट्टी का अगर रीजन देखो कैसे दिख रहा है, ये काली मृदा का विस्तार मैंने कुछ ऐसे बना दिया। तो देखो यहाँ पर आप इस तरीके से केवल इतना ही मत समझो, एक एग्जांपल के तौर पे कि यानी साउथ इंडिया में जहां पश्चिमी घाट पे एकदम सटा के लेटराइट मृदा मिल रही थी, जहां पे थोड़ा सा जो है कि इस तरीके से मैंने आपको बताया था कि काली मृदा मिल रही है, लेकिन बाकी एरिया में यहाँ पे लाल मृदा ही मिल रही है, ये पूरा विस्तार लाल मृदा का ही देखने को मिल रहा है, ठीक है। इसके बारे में पढ़ते हैं कैसे होता है। देखो, इस पे जो है कि 10.6% भूभाग पर जो है कि इसका विस्तार देखने को मिलता है, लगभग 3.5 लाख किलोमीटर स्क्वायर। लाल मृदा का निर्माण क्रिस्टलीय, आग्नेय एवं कायांतरित शैलों के विघटन और वियोजन से होता है। मतलब जो आपकी आग्नेय चट्टानें होती हैं और जो कायांतरित चट्टानें होती हैं, मेटामॉर्फिक जिसको हम कहते हैं, इन दोनों जो चट्टानों के विघटन होते हैं, वियोजन होते हैं, इन्हीं की वजह से लाल मृदा का निर्माण होता है और इनमें सिलिका और आयरन की बहुलता होती है। अब दिमाग में आएगा कि सर सिलिका क्यों होती है सबसे अधिक, हमने तो नहीं पढ़ा बाकी मृदा में। तो ये भी एक बेसिक फंडा है। बेसिक फंडा क्या कहता है, पृथ्वी की आंतरिक परतों में आपने पढ़ा होगा SI, मैं फिर से बताता हूं, SiAl, सियाल हो गया पृथ्वी की आंतरिक परतों में, ठीक है, सियाल हो गया यानी सिलिका एल्यूमिनियम हो गया। और आपने एक पढ़ा होगा सीमा, सीमा हैदर नहीं, ये सिलिका और मैग्नीशियम पढ़ा होगा। एक आपने पढ़ा होगा नीफे, ठीक है, जो आंतरिक परतों में कोर में होता है, निकेल और फेरस ऑक्साइड यानी कि लौह पदार्थ है। तो जब इन्हीं की पदार्थों के मिश्रण से ही जो ज्वालामुखी बनते हैं, वहीं से जो है कि आपकी आग्नेय चट्टानें बनती है, कायांतरित चट्टानें बनती है। तो इन चट्टानों में जो सबसे अधिक उपस्थिति होती है वो सिलिका और आयरन की ही तो होती है, क्योंकि ये निकल कहां से रहे, इन चट्टानों में आ रहे हैं, ज्वालामुखी प्रक्रिया से पृथ्वी की आंतरिक परतों से निकल के आ रहे हैं। इसीलिए लाल मृदा जब इनका वियोजन करती है, विघटन करती है, तो उसमें सिलिका और आयरन की मात्रा मिलती है। देखो, रटने से बेहतर क्या है कि आप उसके पीछे की थ्योरी समझ लो। जैसे जलोढ़ मृदा मैंने बताया कि फास्फोरिक एसिड क्यों मिलता है ज्यादा, कि सर हमने तो किसी और में नहीं पढ़ा, लेटराइट में कम पढ़ रहे थे, ब्लैक सॉइल में हमने पढ़ा कम है, तो जलोढ़ में कैसे आ गया, क्योंकि वो अवसादी चट्टानों में स्टोर होती है और अवसादी चट्टानों का विघटन वियोजन करते हैं, इस वजह से जलोढ़ मृदा का निर्माण होता है। तो भाई विघटन होने के बाद वो वहीं जाएगी। ऐसे ही आग्नेय और कायांतरित शैलों का विघटन लाल मृदा के निर्माण के लिए जरूरी है। तो भाई इनमें उपस्थित जो खनिज होंगे सिलिका और आयरन, यही इसका निर्माण करेंगे। और सिलिका आयरन कहां से निकल रहे हैं, आंतरिक परतों में ज्वालामुखी प्रक्रिया से, और इसका लाल रंग फेरिक ऑक्साइड की वजह से होता है, सेम उसी लेटराइट की तरह होती है। और इस मृदा में आपको चूना, फास्फोरस, नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी देखने को मिलती है। तो चारों जगह आपने पढ़ा कि ह्यूमस, नाइट्रोजन, फास्फोरस की कमी है, केवल जलोढ़ मृदा में फास्फोरस आपको देखने को मिला और कहीं नहीं।
इसका विस्तार आपके पश्चिमी तमिलनाडु में है, कर्नाटक में है, दक्षिणी महाराष्ट्र में है, छत्तीसगढ़ में है, तेलंगाना में है, उड़ीसा में है, छोटा नागपुर पठार में है। तो इतनी बात याद रखना कि एक ही रीजन में, एक ही राज्य में कई अलग-अलग प्रकार की मृदाएं देखने को आपको मिल सकती हैं। अब आते हैं डायरेक्ट कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन के बेस पे। जैसे जलोढ़ मृदा आपको उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा देखने को मिलेगी, या यूं कहे कि मैदानी क्षेत्रों में। काली मृदा आपको गुजरात में भी मिलेगी, महाराष्ट्र में भी मिलेगी। ऑप्शन जैसा दिया था वैसा हमने लिया। लाल मृदा स्पेशली आंध्र प्रदेश में, और मरुस्थलीय मृदा तो भैया राजस्थान में ही है। दलहनी फसलें वायुमंडलीय नाइट्रोजन स्थिरीकरण द्वारा मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर करती है। क्या है, फिर से समझिए। दलहनी फसलें वायुमंडलीय नाइट्रोजन स्थिरीकरण द्वारा मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर करती है। ठीक है, जैसे अल्फा अल्फा हो गया, ड्राई बीन्स हो गया, मटर हो गया, सोयाबीन हो गया, उड़द हो गया, गार्बेंजो हो गया। ये सभी जो है कि दलहनी फसलें क्या करती है, वायुमंडल से नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करती हैं और नाइट्रोजन को नाइट्रेट के फॉर्म में पौधों को प्राप्त करती हैं। और आगे देख लेते हैं क्या है कि लाल मृदा भारत के दूसरे सबसे बड़े मृदा समूह को दर्शाती 10.6%। यह मृदा काली मृदा को दक्षिण पूर्व और उत्तर दिशाओं से घेरे हुए है। दक्षिण पूर्ण नहीं, पूर्व होगा यहाँ पे। हिमालय की मृदा में ह्यूमस का अभाव पाया जाता है, जबकि यहाँ सर्वाधिक क्षेत्र वन आच्छादित तो है, लेकिन इन वनों के जो पतझड़ होते हैं वो बहुत धीरे धीरे होते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपका जो सूर्य का प्रकाश होता है बहुत कम हो पाता है, और जब पतझड़ भी हो जाता है ना तो इनका जो अपघटन होता है वो बहुत धीमे धीमे होता है। इसलिए यहाँ पर ह्यूमस की मात्रा कम होती है, क्योंकि अपघटन करने के लिए आपका टेम्परेचर का होना और छोटे छोटे जीवाश्म जो अपघटक होते हैं, डिकम्पोजर होते हैं, जीव जंतु, उनकी होने की आवश्यकता होती है, जो कि यहाँ पे कमी होती है। करेवा मृदा केसर की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। इसका विस्तार जम्मू कश्मीर में है। मृत्तिका की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप पढ़ोगे मृत्तिका यानी क्ले का व्यास 0.002 होता है मिलीमीटर से कम। गाद यानी सिल्ट का व्यास 0.002 मिलीमीटर से 0.05 मिलीमीटर, और महीन बालू 0.05 से 2 मिलीमीटर के मध्य होता है। तो देखोगे धीरे धीरे इनकी संरचना का स्ट्रक्चर क्या बड़ा होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। मृदा अपरदन और सुधार की बात करें, एक और चैप्टर है। मृदा अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र कौन कौन से क्रम से है। जैसे मृदा अपरदन से जो सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र हैं वो है आपके चंबल और यमुना नदियों का उत्खात भूमि क्षेत्र है, जो बीहड़ हो जाते हैं। पश्चिमी हिमालय का गिरिपदीय क्षेत्र जो शिवालिक का पाद क्षेत्र माना जाता है। छोटा नागपुर का पठार भी ये क्षेत्र में आता है। इसके बाद आप देखोगे कि ताप्ती से साबरमती घाटी तक का जो क्षेत्र होता है जिसे हम मालवा पठार कहते हैं। महाराष्ट्र का काली मृदा का क्षेत्र, और हरियाणा, राजस्थान और गुजरात के शुष्क क्षेत्र आते हैं इसके अंतर्गत। मृदा अपरदन की प्रक्रिया कैसे होती है, ये प्रश्न मैंने आरओ एग्जाम से पहले भी पढ़ाया था, जो आरओ एग्जाम आपका 11 फरवरी 2024 में हुआ था, जो री एग्जाम फिर बाद में हुआ जुलाई में। ठीक है, ये मैंने पढ़ाया था आपको उससे पहले पुराने वाले नोट से, और डायरेक्ट ये प्रश्न आया था, तो इसको भी हमने फिर से अपडेट किया। सबसे पहले होता है आसफाल यानी बौछारी अपरदन। यानी कि बौछार का मतलब क्या होता है, जैसे पत्तियां वगैरह पे जो बारिश की बूंद गिर रही होती हैं वो धीरे धीरे क्या होती हैं, मान लो एक पत्ती मैंने बना दी, जैसे यहाँ पे तो ये मृदा बना दी, ठीक है, ये मृदा बना दी मैंने, राइट, ये मृदा हो गई, आपकी जमीन हो गई, और यहाँ पे कोई एक पेड़ का पत्ता है, ठीक है, ये एक पेड़ का पत्ता हो गया, इस पे जो है कि क्या है, पानी की बूंदें गिर रही हैं। अब इस पानी की बूंद से यहाँ टिप वाले पॉइंट से जो नीचे गिरती रहती है, ठीक है, और इस एरिया में आके इतना गहरा गड्ढा कर देती है कि इसी को हम असफाल अपरदन यानी कि बौछारी अपरदन कहते हैं। समझ में आ गया। फिर इसके बाद परत अपरदन, धीरे धीरे जो ऊपर की परत होती है मृदा की वो धीरे धीरे हटनी शुरू हो जाती है। फिर रिल अपरदन, नलिका अपरदन, बरसात के क्षेत्रों में आपने देखा होगा जहां जहां से केंचुए होकर जाते हैं उस एरिया में थोड़ा गड्ढा टाइप का बन जाता है, और आपको समझ में आ जाता है कि यहाँ से कोई तो एक छोटा सा जीव गया जिसका नाम केंचुआ होता है। तो इसी तरीके की नालियां बननी शुरू हो जाती हैं अपर्दन की वजह से, और जब यही नालियां बहुत बड़ी बड़ी नालियों के रूप में कन्वर्ट हो जाती है तो उसे हम अवनलिका अपर्दन कह देते हैं। तो रिल अपर्दन इन नलिका का ही जो बड़ा रूप होता है अवनलिका अपर्दन होता है, और धारा चैनल अपर्दन सबसे लास्ट में होता है जो सामान्यतः तटीय क्षेत्रों में देखने को मिलता है। स्पेशली ये चार आपको याद होने चाहिए। और देखते हैं सोरघम, जिसको हम लोग ज्वार कहते हैं, इसकी फसल भूमि अपर्दन के लिए सबसे अधिक उत्तरदायी होती है। यानी ये जिन भी क्षेत्रों में उगाई जाती है ज्वार को, ठीक है, वो सामान्यतः वहां की भूमि को अपर्दित करता है, जबकि लौंग की फसल सबसे कम अपर्दन करती है, ये बहुत कम अपर्दन करती है।
अच्छा, मृदा का अपरदन तो हमने पढ़ लिया। मृदा की संरक्षण कैसे कर सकते हैं? बहुत सारे मेथड हैं, जैसे सस्यावर्तन। सस्य मतलब फसल होता है, आवर्तन मतलब परिवर्तन करना, फसलों का हेर फेर करना। जैसे आपके पास एक निश्चित भूभाग है, आपके पास एक खेत है, आपने इस साल गेहूं बो दिया, अगली साल धान बो दिया, गर्मी में जाड़े में गेहूं बो दिया, फिर अगली साल आप उसमें गन्ना बो दो, फिर कोई दलहनी फसल बो दो। इससे क्या है, तमाम फसलों के द्वारा जो अलग अलग पोषक तत्व रिलीज किए जाते हैं और जिन पोषक तत्व की डिमांड होती है उनमें एक साइकिल बन जाता है आराम से। ठीक। वेदिका निर्माण, जैसे कि टेरेसिंग करना, ये सामान्यतः कंटूर मेथड का एक विधि होती है जो सामान्यतः पहाड़ी क्षेत्रों में होता है। वायु रोध विधि, जैसे कि मरुस्थलीय क्षेत्रों में क्या होता है, हम पेड़ों की खेती कुछ इस तरीके से करते हैं कि तेज हवाओं को रोकती है, जिससे मरुस्थलीकरण का विस्तार नहीं होता है। समुच्च रेखी कृषि, इसको हम कंटूर मेथड कहते हैं, पर्वतीय क्षेत्रों में होता है। और जल संरक्षण के लिए कौन कौन सी पद्धति अपनानी चाहिए कि जल का संरक्षण किया जा सके कृषि में? तो भैया शून्य जुताई करो, यानी जो मृदा होती है, जो आपने फसल काटी है, उस फसल की जो जड़ें हैं उसे वैसी की वैसी छोड़ दो, उस मृदा को जोतना ही बंद कर दो, यानी उस पर ट्रैक्टर वगैरह मत चलाओ, क्योंकि जब आप ट्रैक्टर चलाते हो, फावड़े से खोदते हो, तो मृदा में जो नमी होती है ना, वो वाष्पीकरण होकर उड़ जाती है पूरी, तो उस मृदा का क्या होता है, सूखापन हो जाता है, और जिससे नमी की मात्रा कम हो जाती है, तो फिर हमें दोबारा सिंचाई करनी पड़ती है, अतिरिक्त जल देना पड़ता है। तो हम शून्य जुताई के माध्यम से कृषि का जल बचा सकते हैं। सिंचाई के पूर्व हम खेतों में जिप्सम का प्रयोग कर दें, इससे क्या होता है, जल का जो है कि कम मात्रा में जल का प्रयोग करके हम अपनी उत्पादकता बढ़ा सकते हैं। फसल अवशेष को खेत में छोड़ने से नमी मौजूद रहेगी, जैसे धान को काटा जाता है, गेहूं काटा जाता है, गन्ना काटा जाता है, अरहर काटी जाती है। इन फसलों की जो जड़ें होती है ना, वो बहुत सॉफ्ट हो जाती है, जैसे खासकर गन्ने को तो छोड़ दें, लेकिन गेहूं की, धान की, सरसों की, इनकी जो जड़ें होती है बहुत सॉफ्ट होती है। उनमें भी तो पानी की मात्रा होती है ना, क्योंकि वो भी तो पौधे हैं, तो वो पानी क्या होगा, उसमें नमी बनाए रखेगा, तो हम उसके अवशेष को छोड़ सकते हैं यहाँ पे, और इन्हीं को जलाने पर पराली का नाम दे दिया जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये चीजें हम लोगों ने पढ़ ली जल संरक्षण के लिए, और ये हमारा पूरा एक चैप्टर कंप्लीट हो गया मृदा के बारे में। ठीक है, मृदा हमने पढ़ ली पूरी तरीके से। और हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है प्राकृतिक वनस्पति, नेचुरल वेजिटेशन। इसमें आप इन सभी प्रकारों को पढ़ेंगे कल की क्लास में, क्योंकि आज अगर फिर पढ़ाने बैठूंगा तो आधा ही पढ़ा पाऊंगा, क्योंकि क्लास लंबी हो जाएगी और आराम से आप समझा नहीं पाऊंगा फिर मैं। क्यों? क्योंकि मैं तो पूरा प्रयास करूंगा, लेकिन आप ऑलरेडी मृदा के कॉन्सेप्ट को सुनने के बाद इसमें ज्यादा उबाऊपन हो जाएगा, बोरियत होने लगेगी, आपको समझ में कम आएगा। और जबकि ये वो टॉपिक है जहां से प्रश्न डायरेक्ट आते हैं और फिर आप गलत करके आते हो, तो जो बेसिक बेसिक पॉइंट है वो आपको समझने में दिक्कत होगी, इसीलिए हम लोग इसको अगली क्लास में करेंगे। देखो, धीरे धीरे हम लोग सारे टारगेट को पूरे करते हुए चल रहे हैं। अभी प्रीलिम्स के एग्जाम में टाइम है, लेकिन कोशिश मेरी यही है कि मार्च तक आपको सारी क्लासेस मिल जाए। ठीक है, तो ये वाली चीज आपको हम लोग कल की क्लास में पढ़ेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार हो सब्सक्राइब कर लो। पीडीएफ लेनी हो तो यहाँ पर आप कॉन्टैक्ट करके अपना पेमेंट करके वहां से ले सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।